बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी अपनी मरवा अंसर चौधरी। प्रोग्राम है लाहौर रंग स्पेशल और इस वक्त हस्बे रिवायत हमारे साथ शोबिज इंडस्ट्री के रोशन सितारे मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा कमांड रखते हैं और यहाँ पर आना हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है। हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान का फ़ख्र आज यहाँ पर बैठा हुआ है, शेर पंजाब, फ़ख्र पंजाब। हमारे जो गेस्ट हैं शेर मियां दाद, वो यहाँ पर आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी हमारी बहुत प्यारी सी गेस्ट हैं जिन्होंने थिएटर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम पैदा किया है। 2009 में उन्होंने अपने बाकायदा फनी करियर का आगाज किया। अदाकारा ताबिंदा अली, अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह। और तीसरे हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। वो इंसान बहुत अच्छे हैं और मैं पर्सनली बहुत ज्यादा उनकी फैन हूँ। कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है और कॉमेडी की दुनिया के जो उस्ताद घराना है उस घराने से इनका ताल्लुक है। बब्बू बराल साहब के ये भांजे हैं चांद बराल, जोगी बाबा। अरे वाह वाह। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना लंबा और इतना अच्छा तारुफ करवा दिया कि अब मैं क्या बोलूँ इसमें। मैं तो सिर्फ दादर किरदा हूँ और किरदिन का था ओनली। माशाल्लाह। और प्रोग्राम का आगाज ही हमने हंसी मजाक से कर दिया और आज इन्होंने अपना वो जो हस्बे रवायत इनका एक डायलॉग है वो भी सुना दिया है। खान साहब आपकी तरफ आते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा घराना आपका, आपके वालिद साहब उस्ताद मियां दाद, फिर आपके भाई कदर मियां दाद साहब, ये बताइएगा कि इतने बड़े घराने से आपका ताल्लुक है और फिर बाबा फरीद साहब से आपकी उनसियत, प्यार, मोहब्बत, अदब का एक लगाओ, रिश्ता, कवालियां आपने बहुत सी उनके नाम से मंसूब कर दी जी। ये क्या इतनी कामयाबियां उसी दर से मिल रही हैं? बिल्कुल, इसमें नो डाउट कि पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस घराने में पैदा किया और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमें दरे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की नौकरी के लिए चूज़ किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब उस्ताद मियां दाद खान साहब, उनका यही कहना था कि जब मेरे दादा अबू दुनिया से रुखसत होने लगे तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को कहा कि मैं आपकी जो बाहें हैं मैं बाबा साहब को पकड़ा के जा रहा हूँ, आपने कभी बेवफाई नहीं करनी, ये दर नहीं छोड़ना। बेशक ऐसे ही है। ताबिंदा, आप क्या कहेंगी शोबिज इंडस्ट्री में जब आपने कदम रखा तो उस वक्त क्या सोच कर आई थी और लगता है कि वो जो सोचा था वो आज अचीव कर रही हैं? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। और शोबिज मेरा पैशन, मेरा शौक था ना। जैसे कि मैं माधुरी को देखती थी और हमारी पाकिस्तान की नरगिस थी, उनको देखती थी, तो मुझे बड़ा शौक होता था कि लोग इनके फैंस हैं, इनको देखते हैं, ये फील्ड बहुत अच्छी है, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि लोग मेरे भी फैंस हों। होती है सबके अपनी अपनी माइंड, तो इसलिए मैंने शोबिज को चूज किया। बिल्कुल, बेशक ऐसे ही आप कामयाबियां समेटती रही अपने ना दामन में। ये माधुरी को देखती थी तो आज माधुरी बन गई। मैं संजय दत्त को देखता था तो आप क्या बन गए? मैं खलनायक। अच्छा चांद, आपकी तरफ आ रही हूँ। ये बताइएगा कि 20 साल हो गए इस शोबे से वाबस्ता हुए, आपको काफी देर से काम कर रहे हैं, तो ये जोगी बाबा को आप ले आए टीवी पर, जो कि आप थिएटर में जोगी बाबा का किरदार कर रहे थे और लोगों के बहुत ज्यादा फेवरेट रहे। फिर टीवी वालों ने जब देखा कि ये जोगी बाबा इतना मकबूल होता जा रहा है और फिर आप टीवी की जानिब आ गए, तो क्या कहेंगे ये सारा सफर किस तरह से था? ये देखें, कोई भी सफर हो या कोई भी आर्टिस्ट है वो स्ट्रगल करके आगे आता है, तो इसके पीछे एक लंबी चौड़ी स्ट्रगल है। सो उसको तो छोड़ें, मैं जोगी को नहीं लेके आया, जोगी ने मुझे दुनिया के सामने ले आया जोगी के, ये है। सो अल्लाह के करम से और मेरी माँ की बड़ी दुआ है। तो हमेशा अम्मा ने दुआ की, जैसे ही कहा अम्मा ने कि खैर होगी तो वो खैर ही हुई। मैं आपको बताऊं, मेरी 20 साल से मैं जब से काम कर रहा हूँ तो मेरी रूटीन है कि जैसे ही मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं एक अम्मा को कॉल मिला के तो उनसे कहता हूँ लो जी मैं जा रहा हूँ, तो वो कहती है कि अल्लाह खैर करेगा, तो अल्लाह खैर कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि वालिदैन की दुआओं के बगैर बिल्कुल भी आप कोई भी मंजिल जो है वो हासिल नहीं कर सकते। आपकी तरफ आती हूँ शेर मियां दाद साहब, ये बताइएगा कि नजरे इनायत के बगैर और बड़ों की दुआओं के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता।
तो कितना समझते हैं, कितना किरदार आपको जो एक आपकी विरासत में मिल गया था, एक आशीर्वाद कह सकते हैं आपको मिला था? ये बिल्कुल सही आप दुरुस्त बात कर रहे हैं कि नज़र इनायत जो है, जिस तरह चांद साहब ने बात की है वालदा की, तो इसी तरह मुझे भी याद आ गया कि मैं भी अभी तक किसी भी मैदान में जाता हूँ, स्टेज पे जाता हूँ, तो वालदा को कहता हूँ दुआ कीजिएगा। तो जो नज़र इनायत है ये अपने बड़ों की सबको पता है। जिस तरह पहला लेसन ही ये है कि अपने बड़ों का अब अगर आप अदब करेंगे, वो कहते हैं कि बाद बामुराद बेअदब बेमुराद, तो ये बात रियल है। तो इसमें तो ये ढकी छुपी बात ही नहीं, खुली बात है कि मैं आपका भी अदब करता हूँ ना, अगर आपकी भी मैं आपसे भी वो दुआ ले लूँगा, इनसे ताबिंदा से भी ले सकता हूँ, चांद साहब से भी ले सकता हूँ। तो डिपेंड ऑन मी कि मैंने ये नहीं समझना कि ये फनकार ये तो अभी ये स्टेज ड्रामे में काम करते हैं, ये टीवी ड्रामों में आते हैं, तो मैं इनसे नहीं, मुझे इनके दिल से भी दुआ लेनी है। ताबिंदा ये बताइएगा कि स्टेज बहुत मुश्किल मीडियम है, बराह रास्त लोगों को अपनी अदाकारी के जौहर दिखाना, और फिर आप तो डांस भी करती हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और स्टेज पर ख्याल है वाकई बहुत मुश्किल काम है। पहले होता था जब हम और चांद साहब काम करते थे और बहुत अच्छी ऑडियंस होती थी, अप्रिशिएट करती थी काम को, लेकिन अब बहुत कम हो गया ऐसा। लेकिन कोशिश है कि वैसा कर पाएं कि फैमिलीज फिर आएं और आके देखें। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए फैमिलीज के लिए, लेकिन किसी एक के चाहने से नहीं होती, ये सबको मिलके करनी पड़ेगी ना। तो चलिए फिर मिलके कर लेते हैं इसको, ठीक क्या डांस? हाँ मिलके, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा बेहतर कर लेते हैं सारी चीज। एग्जैक्टली बेहतर कर लेते हैं। बात हो रही थी दुआओं की, तो दुआएं जो है ना वो एहसास से मिलती है। जब आपके अंदर एहसास होता है ना दूसरों के लिए, किसी के लिए भी, तो फिर आपको दुआ मिलती है, वो आपके रास्ते खोल देती है फिर आगे जाने के। सो जब तक हमें एहसास नहीं होगा आगे नहीं बढ़ा जा सकता उसके बगैर। अच्छा चांद, मुझे ये बताइएगा कि जोगी बाबा ने एक पटारी रखी होती है, पटारी, मगर अगर मैं देखूं अपनी नजर से तो मुझे यूं लगता है कि ये पटारी सोशल इश्यूज पर डिपेंड करती है। ये जिंदगी में जो हमारे साथ इश्यूज हैं ये उनकी अक्कासी करती है पटारी। पटारी में सांप की बजाय आप अक्सर ईंट भी निकाल देते हैं, ये क्या है? अच्छा, वो जो ईंट निकली थी उसके पीछे भी ये था कि उस दिन मुझे अयूब खावर साहब उस्ताद मोहतरम, तो वो हर दफा मुझे कहते थे कि अच्छा भाई आज क्या पटारी में से निकलेगा, तो मुझे बताना पड़ता था कि आज ये निकलेगा, फिर उसका रीजन बताना पड़ता था। तो उस दिन मेरे ज़हन से कुछ भी नहीं। सी हाँ साहब, मेरे ज़हन में कुछ भी नहीं था कि क्या करूं। तो कोई मेरा हाल है एजुकेशन के मिनिस्टर थे उस शो में, तो मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ा तालीम के साथ रिलेट करता हूं। तो क्या करूं यार, क्या करूं। मैं 2 घंटे सोच रहा हूं, कभी इधर जा रहा हूं, कभी उधर जा रहा हूं, कभी इधर तो क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो झाड़ें पड़ेंगी, वो कहेंगे कि दफा हो जा। हाँ, तो अब मैं सोचता मैंने कहा कि जी कहते क्या निकलेगा, मैंने कहा जी एक ईंट निकली है पटारी में से। अबे यार कहते ईंट क्यों निकल आई है पटारी में से? मैंने कहा मैं ईंट निकालूंगा और कहूंगा कि सब निकली। कहता नहीं, कहता यार फिर बच्चा ईंट निकली है। कहता यार ये ईंट क्यों निकली है? कहता पुत्र वो तालीम दी ईंट है, वो ईंट है जिहड़ी 70 सालों तो तुसी पाकिस्तान दी बुनियाद च नहीं लाई। अगर अज तालीम दी ईंट तुसी 70 साल पहले लाई हुंदी ते अज तुहाडी कौम सारी पढ़ी लिखी। बहुत खूब जी, बिल्कुल खेल ही खेल में, मजा ही मजा में आपने सबक भी दे दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तालीम के बगैर कौमी कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। और ये जो चीज था, ये जो एक्ट था जोगी वाला, मैं तो ऐसे ही थिएटर पे किया करता था, मुझे नहीं था पता कि ये बहुत ज्यादा कोई लोगों को पसंद आएगा। जब मैं मुज़ाकरात शुरू किया तो पहले एक कैरेक्टर किया, फिर कोई और कैरेक्टर किया, फिर कोई और, तो जितनी दफा मैं गया मुझे कहते हैं कि अच्छा यार आज की करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि यार ये अब मैं चौथे दिन जा रहा हूँ, तो फिर सवाल यही होगा कि आज क्या करोगे।
तो मेरे पास लास्ट कार्ड था ये जोगी वाला। मुझे कहते हैं हाँ भाई आज क्या करोगे? मैंने कहा जी वो एक मदारी का कैरेक्टर है, मदारी टाइप है, जोगी टाइप है, अगर आप वो कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ। लास्ट कार्ड है ही वो था मेरे पास। कहते अच्छा चलो ठीक है, तो उस पर क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा जी वो मैं गेटअप शेटअप करके आपके सामने आता हूँ। तो अच्छा दिल में ये कह रहा हूँ कि यार ये नहीं होगा, ये कहेंगे कि उतार दे गेटअप, कोई और करना है हमें। खैर मैं वो गेटअप शेटअप करके उनके सामने गया, उन्होंने कहा चलो ठीक है यही परफॉर्म करो। जैसे ही परफॉर्मेंस शुरू हुई तो मैंने कुछ 4 5 6 बातें की, तो खावर साहब ने मुझे दूर खड़े थे सेट से बाहर, तो मुझे कहते हैं जी बिल्कुल, ये तो चांद बराल की सक्सेस स्टोरी आपने सुनी, और इसी तरह इंसान जो भी करता है वो उसकी सक्सेस स्टोरी बन जाती है। और इन्होंने जो भी किरदार अदा किया उस किरदार में इस तरह खुद को प्रेजेंट किया कि लोगों के हॉट फेवरेट बन गए। और चांद से बातें कर रहे हैं, ताबिंदा से बातें कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे लेजेंड हैं, फखरे पंजाब हैं, शेर मियां दाद, उनके गाने की जानिब बढ़ते हैं। जी तो वेलकम बैक। इस वक्त हमने आपके साथ इतनी मजे की जो बातें हैं वो शेयर की हैं, हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताया है। खान साहब की तरफ आते हैं। खान साहब, आपका सॉन्ग नसीबा जी भारत में भी कॉपी हो रहा है जी, कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जिस चीज़ की कोई वोकलिटी होती है तो उसी को अहमियत मिलती है। तो मुझे मास्टर सलीम भाई का फ़ोन आया कि ये आपका एक कलाम है नसीबा खोल दे मेरा, तो ये हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसमें हम 5 सिंगर होंगे, उधर के और 4 उधर के और 5वां मैं। तो मैंने कहा करें यार, इसको क्यों नहीं करना। फिर जब उन्होंने किया वो सॉन्ग, इधर वीडियो मेरा बना, उधर उनका बना। उसमें वो कमल खान, मास्टर सलीम, एक लड़का खान साहब है, एक और है मुझे नाम भूल गया। तो वो जब किया तो वो बिलियन पे चला गया। तो अब यानी इंडिया में ये है कि जब भी वो फनकार पंजाब के गाते हैं तो वो मेरे आइटम से वो शुरू करते हैं। उसके बाद अभी मेरा एक था, मेरा आइटम मैंने सुना था बोल का फारा, तो उसका मैंने वर्जन बनाया, बोल हमारा क्या होगा, 2 साल पहले। तो डॉली जी के साथ मैंने वो उसका वीडियो भी बनाया जाके। अच्छा मुझे ये बताइए, जब से महंगाई हुई है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हमारा क्या होगा। हमारा क्या होगा। अच्छा खान साहब, यहीं पे बात का आगाज करते हैं कि ये आप कवाली से गाने की तरफ चले गए और हर खूबसूरत, हर खूबरू अदाकारा को अपने अपने गाने के अंदर कास्ट किया। हाँ जी, ये सडनली ऐसा हुआ कि जिस तरह बोल हमारा क्या होगा, ये भी इंडिया ने कॉपी अभी किया और वो बिलियन पे जा रहा है। तो ये था कि जब मैं कवाली के लिए जाता था तो वहाँ पे डीजे, आपको पता होता है वेडिंग्स पे, तो वो गाने लोगों के चलते थे। मैं बड़ा सड़ जाना, मैं आगा ना यार गाने में आए तो गाने कैसे उड़ते लगे, जल्दी फील नहीं होती है। और ये काम की होनी चाहिए हर फनकार में। हाँ, ये होता है कि यार मैं थक नहीं रहा गा गा के, की वजह? हाँ जी हाँ जी, सारे गाने स्पीकर आप ही गा गए। नहीं वो मैं तुम दसना ना कि एक चीज अंदर जी ना तुहानू डेवलप कर दी, वो सिर्फ हम उसको कहते हैं कि गैरत होनी चाहिए इंसान। चलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। अच्छी बात, बहुत मजा आया आपसे बातें करके, और हमारे इतने खूबसूरत यहाँ पे स्टार्स बैठे हुए हैं, सबसे बातें करें तो शायद लगता है कि बहुत तवील जो है वो वक्त हो जाए। जितनी लंबी बात है, मैंने कहा मूंगफली भी मंगवा लो थोड़ी थोड़ी। बिल्कुल। खान साहब और क्या कहेंगे, क्या प्रोजेक्ट है आगे? प्रोजेक्ट में मैं रिमिक्स भी कर रहे हैं जी, काम कर रहा हूँ। सायरा नसीम जी है, उनके साथ हुमैरा चन्ना जी के साथ भी डुएट किया है। और मेरे साथ खान साहब, आपके साथ चांद के साथ भी कर रही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। काम नहीं साइड पे कर नहीं, चांद के साथ, चांद के अंदर एक मख्फी सलाहियत है ना, मुझे लगता है ये अनकरीब गाना भी बहुत अच्छा गा लेंगे। चांद ने वो जो उसका मशहूर हुआ ना, वो मेरी कवाली का वर्ड था। वो खान साहब की कवाली थी कि मैं किन्नू किन्नू दसा राज दियां गल्लां। मतलब मुझे खावर साहब कहते हैं कि यार ये जो तुम आके कहते हो ना कि है कोई सगी जेड़ा बाबे नू
आटा ला दे या जो भी मैं कहता था वहाँ, तो कहते हैं यार इसको जरा थोड़ा चेंज करना है, अब कुछ नया कुछ कर। तो कोई लाके भी दिंदा सी कि नहीं? ਉਹ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਆਟਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। इसीलिए तो उन्होंने कहा किन्नू किन्नू दसा राज दिया तो वो फिर मैंने सोचा वो खान साहब का गाना मेरे ज़हन में कहीं आया चला, तो किन्नू किन्नू दसा राज दियां गल्लां, मैं कहा यार किन्नू किन्नू दसा राज दियां गल्लां, बकरे दा गोश्त पहले ही इन्ना महंगा है, उतों ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, मैं किन्नू किन्नू दसा राज राज दियां गल्लां। जरा सुनाए। वो हाँ सब सुनाएंगे जरा। नहीं। अभी तो आप बैठे हैं तो आप तो बैठे हैं। नहीं आप बड़ा अच्छा पड़ता है ये। तो वो चांद के साथ तो समझ ले मैंने वर्क किया हुआ है, यानी तो बात हो रही थी प्रोजेक्ट की, तो उसके बाद कवाली तो है ही है। अच्छा मैं अब थोड़ा सा ये काम इंशाल्लाह कर रहा हूँ जो दिसंबर में रिलीज़ होगा, कि जिस तरह तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, सांसों की माला, रश्के कमर और काली काली जुल्फ़ों के फंदे ना डालो, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब हमारे लेजेंड, हमारे बुज़ुर्ग, उन्होंने काम ऐसा कर दिया, तो मैं भी उसी यानी तर्ज का कुछ करना चाहता हूँ कि गज़ल में कोई नई चीज़ आए, मतलब उसी जॉनरा में जाना उसी जॉनरा में जाना चाहता हूँ। और उसके साथ इंशाल्लाह ताला मेरे साथ काफ़ी फ़नकार है मेरे साथ, जो हम स्टूडियो में सूफ़ी स्टूडियो में, जो मैं पहला भी मेरा सूफ़ी स्टूडियो था जिसमें वो फरहाना मकसूद जी थी, उनको मैं ऊंची पहाड़ी और वो यार यार कहना, और मेरे साथ इश्क़ मुजस्सम जो मैंने पढ़ा वो बड़ा हिट हुआ, वो फिर ड्रामे में भी उसको OST मिला मुझे। तो ये काम इंशाल्लाह ताला दिसंबर में मैं। अच्छा तबिंदा ये बताइएगा कि अब कौन सी फिल्में काम कर रही हैं, और ये बड़ा मुश्किल है थिएटर में इतने ज़्यादा लोगों के सामने परफॉर्म करना, हुटिंग भी होती है। हाँ डेफिनेटली स्टेज पे हुटिंग भी होती है, पब्लिक है कुछ कह नहीं सकते, और मेरे ख्याल से कि मूवी से ज़्यादा स्टेज टफ है, क्योंकि मूवी जो है उस पर हम टेक ले सकते हैं, स्टेज पे हम टेक नहीं ले सकते, लाइव काम चल रहा है। और मूवी जो है आपको पता है कोविड की वजह से तमाम बिजनेस जो है वो सब स्टॉप हो चुके हैं, लेकिन अब जैसे हालात बेहतर होते हैं सैनमे में जो बिल्लियां थी बेचारी वो भी चली गई, वो कहते हैं वो भी चली गई। फिल्म ही नहीं लग रही, कोई रोटी नहीं, हाफ टाइम तक कोई रोटी नहीं खांदा सी। सही बात बिल्लियों ने है, राब्ता तो नहीं कर लिया आपसे? वो बिल्लियां 2-3 मुझे शायद मिली उनके है, राज बता रहे हैं। हाँ, मुझे कहती पेड़े सैनमे बंद हो गए, इनको फिल्म ही भगा दे। तो इंशाल्लाह मूवी बन रही है सांझ पंजाब ना, तो सांझ पंजाब ब्यूटीफुल। तो इंशाल्लाह इस पे काम। यार ये नाम कितना अच्छा, सांझ पंजाब। ये एक है इस तरह की स्टोरी के जैसे हमारा पाकिस्तान और इंडिया इनकी मुखालफत होती है, बस इनको मिलाने की कोशिश की जाए जैसे पहले होता था, बस इसी टॉपिक पे है ये। सारी स्टोरी ना सुना देना उन्होंने। वैसे भी मैं आपको बताऊं कि फन जो है वो सरहदों की हदूद का जो है वो उससे बाला तर है, उनका मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली ऐसे ही है। जैसे खान साहब के गाने अब नसीबा वहाँ पर कॉपी हो रहा है, बोल हमारा क्या है? वहाँ पे कॉपी हो रहा है। बहुत और पहले तो ये होता था कि हमारे सारे फनकार वहाँ जाके सॉन्ग्स गाते थे, जी, और वो हमारे जो लेजेंड्स हैं उनकी अभी तक इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। बस फन जो है वो बिल्कुल सरहदों की हदूद से बाला तर फनकार एक्चुअली सबका ही होता है, सबका होता है। फनकार उसका फन ही है, वो खुद कुछ नहीं होता, उसका फन जो है वो दुनिया के सामने होता है, और वो जिसको अच्छा लग रहा होता है उसी का ही होता है वो। अब वो उसके लिए आप कोई लिमिटेशन नहीं रख सकते कि आर्टिस्ट यहाँ रहेगा और यहाँ नहीं रहेगा, बट ये है कि ये जो हालात हैं हम दोनों मुल्कों के, ये अपनी जगह पे ठीक हैं, जो भी है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। बट आर्टिस्ट मैं आपको बताऊं कि मैं एक एप्लीकेशन पे बैठता हूँ लाइव, तो उस पर बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से कनेक्टेड हैं मेरे साथ, तो कई इंडिया से मिलते हैं, कई लोग उसको एक साउथ अफ्रीका में बैठा हो कहता है यार असि इत्थे तुहाडे वीडियो वेख रहे हैं बैठ, तो ये है कि काम तो हम यहाँ करते हैं लेकिन पता नहीं कोई कहाँ बैठ के देख रहा होता है, और किसी को क्या उससे खुशी मिल जाए अगर कोई थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है कि वो अमन का सफीर होता है और दुनिया भर में पाकिस्तान की शनाख्त को, पाकिस्तान के वकार को उजागर करता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे फनकार हैं सभी बेशुमार दफा बैरून मुल्क जा चुके हैं और जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं। खान साहब तो जाते ही रहते हैं। तो इस वक्त मेरा ख्याल है लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और आते हैं ब्रेक के बाद। ये मंत्र किधर से आते हैं दिमाग में, ये किसकी इजाद है? क्या ये बब्बू बराल मरहूम साहब की तरफ से तोहफा थे?
जी, ये एक जो मंत्र था वो बब्बू साहब के प्ले में था। बब्बू साहब ने एक ड्रामा लिखा था खरियां खरियां, तो उसमें एक मंत्र था चटपन चौड़ चपन जटपन तुम तड़ाक छू छड़ाक आ। तो इतना टुकड़ा मैंने वहां से लिया। कुछ मंत्र मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे सिखाया, और ये जो दागड़ दिन था ठा है, ये हम दोस्त आपस में बैठ के किया करते थे, गपशप किया करते थे। बदर खान साहब आजकल माशाल्लाह वो लिखते भी हैं, अदाकार भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं मेरे, तो वो उनके साथ थोड़ी सी चिट चैट चलती थी आम रियल लाइफ में, दागड़ दिन था। तो वहां से ये चीजें फिर मिक्स की, जुड़ गई। जब जुड़ गई तो वो एक मंत्र तैयार हो गया, क्योंकि उसको जरा थोड़ा सा लंबा खींचना था कि ताकि वो सांप निकलना है। लोगों को लगता था कि अच्छा यार ये मंत्र पढ़ रहे हैं, पता नहीं सांप भी निकालेगा कहीं, तो सांप तो निकलना नहीं था। तो एक्चुअली था ये कि यार लोग जो है वो जरा थोड़े से फोकस्ड हो जाएं कि अच्छा यार ये क्या होने जा रहा है। तो उसको लंबा करने के लिए मैंने वो 2 3 4 चीजें जोड़ी। जब वो जुड़ गई तो वो एक मंत्र तैयार होगा। उस पे मेरा टैग लग गया कि जी है जोगी दा मंत्र। वाह। अच्छा, इतने यंग हैं आप, सबको यूं लग रहा होता है कि जोगी बाबा कोई बहुत बूढ़ा सा शख्स है कोई। आप बता दीजिएगा अगर कोई कहेगा। बिल्कुल तो मैं बता दूंगी कि जोगी बहुत यंग है। मुझे ये बताएं कि यंग से याद आया जी, जी। कि आपने शादी कर ली है। मैं यंग फंग हूँ। अच्छा तबिंदा, आपकी क्या ख्वाहिश है कि जो शौहर मिले, जो लाइफ पार्टनर मिले, वो कैसा होना चाहिए? बहुत ज्यादा रिच होना चाहिए, बहुत लाइमलाइट वाली उसकी लाइफ होनी चाहिए, कितना पैसा हो उसके पास? जी देखिए, बिल्कुल वो रिच होना चाहिए और इतना होना चाहिए उसके पास कि वो अपनी बीवी के, अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के एक्सपेंस उठा सके। जी बिल्कुल, अगर मैं कहूँ कि जी दिल का अच्छा हो, बस ठीक है उससे मैं शादी कर लूँगी, तो ये तो सर एक सियासी बयान होता है। हकीकत ये है, हर लड़की ये चाहती है कि जिससे मैं शादी करूँ वो रिच हो, वो आपको अच्छी लाइफस्टाइल दे सके, आपकी फैमिली खुश रह सके। तो मैं भी यही चाहूँगी डेफिनेटली कि कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो भी है इज्जत जिल्लत अच्छे बुरे हालात जिंदगी के साथ हैं, बाकी अल्लाह को मंजूर है जो होगा। अच्छा चांद, राज दियां गल्लां बहुत ज्यादा करते हैं आप, मैं वो किन्नू कौन सी? किन्नू दस्सां ए राज दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दस्सां ए राज दियां गल्लां, मैं किन्नू किन्नू दस्सां ए राज दियां गल्लां। तो बात हो रही थी शादी की। आपकी शादी के बारे में बताएं। मेरी शादी के बारे में तो आपने जान ली है। तुसी चौल खाने ने मेरी शादी तो। हाँ मैं खाने चले बताएं, बता दे। खैर है, ठीक है, लास्ट पे कर लेंगे। अब लास्ट पे क्या मतलब? जैसे आपने कहा ना कि लास्ट में कर लेंगे, वो भी कह रहे हैं लास्ट में कर लेंगे। लास्ट में मैंने ये कहा कि जब कोई ऐसा मिल जाएगा तो अभी थोड़ा सा कुछ कर ले जिंदगी में, फिर इंशाल्लाह शादी तो करनी है। तो लास्ट पे मतलब जैसे टाइटैनिक का जहाज डूब गया था, लास्ट पे नहीं, वो आखिरी सामत है। आखिरी सामत है। उदे च भी देख लो, लड़की बच गई सी। हाँ, शायरी इतनी अच्छी करते हैं, कुछ और सुना दे हमें। ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, ये मोहब्बत का जो अंबार पड़ा है मुझ में, इसलिए है कि मेरा यार पड़ा है मुझ में, और हर ताल्लुक को मोहब्बत से निभा लेता है। दिल है या कोई अदाकार पड़ा है मुझ में। बहुत वाओ, क्या बहुत बात है, खूबसूरत। वाओ। तो मोहब्बत से याद आया, कितनी मोहब्बतें की हैं, कोई असल वाली मोहब्बत हुई है? असल वाली मोहब्बत जो है वो एक ही दफा होती है, सही बात। और वो मैनू हो चुकी है। चलो शुक्र है, शुक्र है। चलें, गुड हो गया। अच्छा, मोहब्बतें वैसे भी जिंदगी में बहुत ज्यादा होती हैं। सॉरी सर, मैं आपको मोहब्बतों की वजह से ये सारी दुनिया जो है, ये कायनात जो है, ये मोहब्बत की वजह से ही कायम है। अगर इसमें से मोहब्बत निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। पीछे यही बचता है कि फिर कब्जे कर लो, लड़ाइयाँ कर लो, झगड़े कर लो। सही बात है। तो मोहब्बत जब तक रहती है, मुआशरे में भी सुकून रहता है। सही कह रहे हैं। राइट। अच्छा, कोई बब्बू बराल साहब का बहुत ही कोई आपको कोई वाकया याद हो या कोई उनकी बात हो जो कि बहुत ही... मैं खान साहब को भी मजा आएगा इस बात का। मुझे कहते हैं, बीमार थे उन दिनों में, तो मुझे कहते हैं कि यार इस तरह अगर कीमा खान दे दिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं जाके कीमा ले आया। तो अब वो तो बीमार थे, मुझे कहते यार मैनू ना तू चेयर रख दे, तो मैं पास बैठता हूँ, तो तू कीमा तू पकाना है। मैंने कहा जी अच्छा जी ठीक है, ओके।
तो अब मैंने वो कीमा डाला बर्तन में और प्याज काटने शुरू की, तो प्याज कुछ 2 4 5 मैंने ज्यादा ही काट दिए ऐसे। तो जब उन्होंने देखा ना कि इतने सारे प्याज डाल दिए, मैंने कहा गल सुन, मैं कहा जी मिठा कीमा पकाना है मैं क्या नहीं सर प्याज कम कर फिर जरा थोड़े। अच्छी बात। अच्छा, कुछ और सुनाएं जो कि हमारे जो देखने वाले हैं खुश हों, क्योंकि जिंदगी इस वक्त इतनी कठिन हो गई है, हर तरफ अफरा तफरी नफसा नफसी का आलम है, ऐसे में खुशियां बहुत कम हैं और आप जैसे कॉमेडियन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैं सिर्फ यहाँ मरो एक बात कहूंगा कि ये जितने खुशियां बांटने वाले लोग हैं ना, इनका भी ख्याल रखना चाहिए, इनकी जिंदगी में इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसा वक्त ना आए कि मैं लोगों से कहूँ कि यार मैंने दवाई लेनी है, चूंकि हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो ये जो खुशियां बांटने वाले हैं इनका थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए, इनकी लाइफ में ही कुछ ऐसा कर लेना चाहिए जिससे जिंदगी अच्छी अपनी गुजार सके। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, मैं भी उनमें हूँ शामिल, जो अच्छा करना चाहते हैं, बट कुछ ऐसे हालातों वाकयात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, चूंकि बात लंबी हो जाएगी, तो मैं यही कहूँगा कि ये जो हंसाने वाले हैं ना, ये इनको भी ऑन करना चाहिए और इनका थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। थोड़ा सा बात तो कर सकते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं कर सकते उनका भी ख्याल। आप हमें वो जो दाल वाला आपका वो शायरी सुनाते हैं थोड़ी सी, हम चाह रहे हैं कि हम और आप चाह रहे हैं कि दोनों तरफ दांत रिकड़ा हो जाए, दिन तक छा हो जाए। वो बब्बू साहब का अभी खान साहब चुके बैठे हैं, खान साहब खुद बड़े सुरीले आदमी हैं, तो मैं तो बेसुरा। तो जैसे बड़े बड़े घराने हैं मौसीकी के हमारे मुल्क में, इसी तरह से मेरे जैसा एक बेसुरा था, तो उसने कहा कि आज के बाद हम भी क्लासिकल गाएंगे। तो हाँ, सब उसने एक दुकान ली, उसके बाहर एक बोर्ड लगाया कि उस्ताद फलाने खान क्लासिकल सिंगर। तो किसी ने उनको बुला लिया कि हमारी शादी है बेटे की, तो आप आ जाएं। तो अच्छा। 4 दिन पहले ही बुला लिया उन्होंने। तो अब 3 दिन वहाँ खान साहब को उन्होंने दाल खिलाई। खान साहब जरा बोटियां कीमा खाने वाले लोग थे, तो वो दाल खा खा के 3 दिन खान साहब बड़े आवाजार परेशान के, यार कुछ अच्छा खाना नहीं आ रहा, मैं तो गाने वाला आदमी हूँ कुछ। तो चौथे दिन जब गाने का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि आए जी गाना। तो अब खान साहब ने बैठते ही गाना क्या शुरू किया, दाल खा खा के जेन में दाल फंसी हुई है, तो लय बहुत दूर गए सन। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे दाल दाल मेरे दाल मेरे दाल, सामने लड़का गुजरिया जेड़ा खवांदा रहा तेंदे ना, मैं कहा ए फिक्की दाल दाल मेरे दाल दाल मेरे दाल। उन्होंने कहा हाँ साहब गल सुनो, साडे मुंडे दा ब्याह है, तो आप कुछ मेलोडी सुनाए, आप क्या ये दाल दाल दाल। तो अब हाँ साहब गाने में बता रहे हैं कि असल में खाना क्या होना चाहिए था। हाँ हंडिया पकानी तो सीख लो, लूण वाली पिंडी होवे, पोटा पोटा लम्मी होवे, सोहनी होवे, कूली होवे, हरी ते कचूर होवे, विच हुण बकरे दे पुठ दीयां बोटियां ते नाल हुण छंडियां तंदूर दीयां रोटियां, मक्खण दा पेड़ा ते लस्सी दा प्याला होवे, पिंडियां दा नखरा ते गरम मसाला। पिंडियां पकाना भी ते कोई कोई जानदा है, रिन्ना बनाना भी ते कोई कोई जानदा, ते तुसी दाल मेरे दाल दाल मेरे दाल। बहुत अच्छा। बहुत nice। और यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने को है। अपने जो प्यारे प्यारे मेहमान हैं जो आज यहाँ स्टूडियोज आए और इन्होंने हमें शर्फ बख्शा अपनी प्यारी प्यारी बातें करने का, इसके साथ साथ मौसीकी से हम लुत्फ अंदोज हुए। यहाँ पर हम आपसे लेते हैं इजाजत, अगली बार फिर मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, हमें दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।